नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन एकेडमिक्स में। हम पढ़ रहे हैं सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र में हमारा पहला चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। आज का क्लास है हमारा दूसरा, और दूसरा क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहला बात यह है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। आप हर समय यानी कि हमारा क्लास देखें ना देखें, आप कोचिंग जाएँ, ट्यूशन जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, आप अपनी पढ़ाई को टाइट करना स्टार्ट कीजिए। आपको लग रहा होगा कि आपके पास बहुत टाइम है, फरवरी तक टाइम है ना। फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। आज अभी जून चल रहा है, तो जून से फरवरी यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और साथ ही साथ मान लेते हैं 15 फरवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस है, तो फरवरी छोड़ देते हैं। तो आपके पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 7, 8 महीना ही है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। दूसरा चीज़, केवल आपको पढ़ाई भी नहीं करना है, कभी कभी ब्रेक लेकर के आपको मस्ती भी करना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करने से भी स्ट्रेस बढ़ता है केवल, तो उसका भी ध्यान रखना है कि एक बैलेंस में हो, ठीक है। तीसरा चीज़, आपको रिवीजन और रिपीट करना तो है ही, साथ ही साथ आपको MCQ भी बनाते चलना है। हर लेक्चर का, हर मतलब चैप्टर का आपको MCQ हर जगह से देखना है। एक तो आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप मांग लीजिए। 10th का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मांग लीजिए, और देखिए कि उसका लेवल क्या था। उस हिसाब से आप तैयारी अपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, 8 महीने गिन चुन कर है, और आपका पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में आपका मार्क्स ही सब देखता है, ठीक है। और ये जो 10th का मार्क्स है वो हर जगह काम आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 10th का जो मार्क्स है उसमें कोई कमी ना हो। ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये कहना पड़े कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो अच्छा होता, थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाता, थोड़ा दिखाने के लिए होता। तो ऐसा गलती नहीं कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत खुद कीजिए, और घर वाले प्राउड फील करवाइए। क्या दिक्कत है, घर वाले प्राउड फील करेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें भी, है ना। चलिए, ये सब तो होता रहेगा। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, और कैसे उन्होंने सॉल्व किया। आज हमारा क्वेश्चन था, या फिर हमारा जो टॉपिक था, ये कि सत्ता की साझेदारी जरूरी ही क्यों है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते बिना सत्ता की साझेदारी के। तो इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ देखिए। पहला तर्क क्या है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा अपने आप कम हो जाता है। जैसे कि बेल्जियम के केस में देखे थे, बंटवारा कर देने से कोई दिक्कत नहीं हुआ, गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना ही राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए यानी कि स्थिरता के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पे थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन बाकी आगे चल के क्या होगा, अखंडता के लिए घातक होगा, यानी कि अलग हो जाएगा बाद में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। जैसा कि आपने गृह युद्ध में देखा, श्रीलंका में जो हुआ, तो उसमें केवल ऐसा तो नहीं चुन करके केवल देखा गया कि जो क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक होने के घर को तोड़ा गया, बहुसंख्यकों ने हमला किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी लड़ाई होता है तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के घर जाते हैं, दोनों तरफ के लोग मरते हैं। तो ये क्या है, ये हानिकारक दोनों के लिए होगा, ठीक है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी ठीक है। जैसे कि ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ पे सत्ता के बंटवारे पक्ष में यानी कि उसके फेवर में 2 बात बोला था, तो इसमें पहला ये वाला था, पहला यहाँ पे था लिखा हुआ, और दूसरा ये वाला है। दूसरा क्या बोला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि और ज़्यादा गहरी है, क्या है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र कहते ही है कि लोगों की भागीदारी तभी ना होगा जब सबको मौका मिले। तो लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए, और लोग इसी धैर्य से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो ये है दूसरा पॉइंट कि सत्ता की साझेदारी का मेन मकसद ही यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट का बात हो रहा था। पहला पॉइंट ये था कि
सामाजिक टकराव में अंदेशा कम हो जाता है, लड़ाई कम होता है। और दूसरा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि सबकी भागीदारी हो। अब इन दोनों तर्कों में से हम एक को युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक मतलब यहाँ पे अंदेशा वाला बात हो रहा है कि इसमें क्या है कि इसमें अंदेशा कम हो जाता है लड़ाई का, यानी कि एक अच्छा विचार है जिससे हमको ठीक ठाक मिल जाता है। और दूसरा लोकतंत्र जब बोलते हैं तो ये एक नैतिक भावना भी है कि सबको भागीदारी देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगला टॉपिक है हमारा कि खलील की उलझन। अब खलील की उलझन में क्या है कि एक कहानी है, सुनाया जा रहा है कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता है। माँ बाप दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, जैसे कि उसके पिता जो है, उसके पिता क्या है, ईसाई है, जबकि माँ जो है मुसलमान है, ठीक है। और ये लेबनान की कहानी है। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। उसकी राजधानी क्या है, बेरूत है। तो आपको ये भी पता होगा कि बेरूत कहाँ है, लेबनान में। और लेबनान कहाँ है, लेबनान आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट में, ठीक है। वे साथ साथ रहते हैं, गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन और खलील के जो चाचा हैं उनकी ऐसी लड़ाई में मतलब लड़ाई में मारा गया था चाचा उसके, ठीक है। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों समुदाय आपस में मिलकर के सत्ता के बंटवारे के लिए मान गए। जैसे कि इसमें तय हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति है पहले वो बनेगा कोई कैथोलिक, ठीक है, यानी कि ईसाई बनेगा, ठीक। और फिर बोला गया कि जो मुसलमान है मतलब प्रधानमंत्री वो कोई मुसलमान बनेगा, यानी कि ये पहले राष्ट्रपति बनेगा कोई ईसाई और प्रधानमंत्री बनेगा कोई मुसलमान, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया। उप प्रधानमंत्री के लिए बोला गया कि ईसाई को चुना गया, उप प्रधानमंत्री बनेगा ईसाई, जबकि संसद का जो अध्यक्ष होता है वो बनेगा कोई मुसलमान। अब यहाँ पे बंटवारा जो हुआ था वो अलग अलग हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म इसमें भी ग्रुप होते हैं। तो इसमें ग्रुप में एक था कैथोलिक, और एक है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारधारा वाले और कैथोलिक थोड़ी नई विचारधारा वाले हैं। उसी तरह से मुसलमानों में भी कैटेगरी है। तो मुसलमान में बनाया गया है इस तरह से कि एक शिया होगा, शिया मुसलमान, और एक सुन्नी मुसलमान। तो पूरा डिटेल अगर देखिएगा तो यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए कैथोलिक था, कैथोलिक ईसाई, ठीक है, और मुसलमान के लिए सुन्नी मुसलमान, ठीक। जबकि उप प्रधानमंत्री के लिए ऑर्थोडॉक्स ईसाई ये वाले, और संसद अध्यक्ष के लिए शिया मुसलमान, ठीक है। ये था यहाँ का समझौता। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेगा, ठीक है। फ्रांस सामने पड़ता है तो फ्रांस वो क्या कहता था, मदद करता था। और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ कोई एकीकरण की मांग नहीं करेगा। तो मुसलमान सीरिया से एक साथ होने की बात करते थे, और जो फ्रांस के लोग थे, जो ईसाई थे, वो फ्रांस से संरक्षण मांगा करते थे। तो ये चलता रहता था। अब खलील को इसमें गड़बड़ी लगता है। गड़बड़ी क्या लगता है, वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही वो पिता के धर्म को मानता है। असल में वो चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता है कि लेबनान भी अन्य समान लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, जिससे ज़्यादा वोट मिलेगा उसको राष्ट्रपति बना दीजिए, भले वो किसी भी समुदाय को। ये नॉर्मल सा चीज़ है कि खलील ये चाहता होगा, क्योंकि वो किसी भी धर्म से चाहता नहीं है जोड़ के देखा जाए। अगर वो किसी धर्म से जोड़ के देखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो राष्ट्रपति बनेगा या तो वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसमें वो नहीं देखा जा सकता कि किसको वोट सबसे ज़्यादा मिला। लेकिन जिन बड़े बुजुर्गों ने ये विरोध देखा है कि उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही सबसे अच्छी शांति के लिए गारंटी है। यानी कि जो लोग बड़े बुजुर्ग थे, जो देखे कि गृह युद्ध में क्या हो रहा है, उनको लगा कि वो लड़ाई से अच्छा यही है। अभी कहानी मतलब अब देखिए यहाँ पे कुछ और कहानी है, इसमें बेताल और वगैरह वगैरह का, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपका यही लाइन था इंपॉर्टेंट इतने दूर तक। यहाँ पर आपने जो सीखा वो इंपॉर्टेंट है कि खलील के बारे में, खलील का जो उलझन था, वहाँ पे लेबनान की कहानी थी, वो सारी चीज़ इसमें कवर हो गया। बस इतना ही है। अब सत्ता की साझेदारी के रूप, अब सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में हमें पढ़ना है। अगला हेडिंग हमारा है यही, सत्ता की साझेदारी के रूप। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी के विचार सामने आया। अब सत्ता की साझेदारी के विचार का मतलब क्या है कि साझेदारी का मतलब यही होता है कि पार्टनरशिप, ठीक है। कैसे करेंगे,
वो है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट क्या है, आपके ये पॉइंट्स है, जो यहाँ पे एक पॉइंट है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह करके बहुत सारे पॉइंट है। तो सत्ता की साझेदारी के रूप जो है वो किस तरह से, वो देखिए यही है आपका हेडिंग। आपका हेडिंग क्या हो जाएगा एक, कि ये आप लिख सकते हैं हेडिंग के रूप में, किस आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, वो है लिखा हुआ। पहला है शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्षैतिज वितरण क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ से कि ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं करेगा, मतलब निरंकुश नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई विधायिका बना रहा है वो कानून पे कानून ऐसे बना रहा है जो लोगों के लिए ठीक नहीं है, या कार्यपालिका ऐसे काम कर रहा है जो लोगों के लिए ठीक नहीं है, या फिर न्यायपालिका गलत न्याय दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है, और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों पर क्या कहते हैं, अंकुश लगाने का काम करते हैं। तो ये क्या करता है, चेक एंड बैलेंस का काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। तो संतुलन बनाने का काम कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक बोला है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब यही है, जैसे कि सरकार लिखते हैं तो सरकार के बाद हम क्या कहते हैं, अगर हमको ये विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका का जो चित्र बनाना होता है तो हम ये क्या एक लाइन खींचते हैं, उसके नीचे लिखते हैं विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा। तो यानी कि ये क्या है, तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये जो बंटवारा है इस लाइन के कारण, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, है ना। इस लाइन को बोलते हैं, लेटे हुए लाइन को क्षैतिज लाइन। और क्षैतिज लाइन का मतलब यही हुआ कि ये जो बंटवारा वो क्या है, क्षैतिज वितरण है। बंटवारों को क्या बोलते हैं, वितरण भी कहता है। तो सरकार के ये है क्षैतिज वितरण। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है हमारा यह है ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए तो सरकार के दूसरा पॉइंट जो है, देखिए सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार हो। प्रांत का मतलब आपका हो गया राज्य से। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकारों को अक्सर या हम लोग क्या कहते हैं, संघ या फिर केंद्र सरकार कहते हैं, ठीक है। पूरे देश के लिए जो सरकार बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संघ या केंद्र सरकार। दूसरा बोला कि प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तरों की जो सरकार है उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य सरकार कहते हैं, यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद अगला देखिए आगे क्या है कि हमारे देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें भी नहीं होती है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में व्यवस्था है, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका, पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं कि राज्य सरकारों, जैसे कि ऊपर में क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा केंद्र सरकार, उसके नीचे हो जाएगा राज्य सरकार, और उसके नीचे हो जाएगा पंचायत या फिर नगर पालिका, या फिर इसको बोलते हैं स्वशासन व्यवस्था, या फिर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं बेल्जियम में अगर आप रहते तो सामुदायिक सरकार, ठीक है। तो ये जो वितरण है वो क्या है, एक सीधी लाइन में है ना। ये सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसलिए इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। अब उच्चतर और निम्नतर स्तर के सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उच्चतर से निम्नतर, यानी कि केंद्र सरकार से लेकर के नगर पालिका, पंचायत, सामुदायिक, ठीक है, कुछ भी है नाम, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब तीसरा पॉइंट कहता है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन जैसे भाषाई है, धार्मिक समूह है, उनके बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में देखें सामुदायिक सहकार, है ना, इसका अच्छा उदाहरण था, जिसमें कि फ्रेंच भाषा के लोग फ्रेंच भाषी कैंडिडेट को वोट देंगे और जर्मन भाषी को और डच भाषी को। तो ये क्या है, एक सामुदायिक सहकार जो है वो भाषा के आधार पर था। इसी तरह से धार्मिक समूह के आधार पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देशों के संविधान और कानून इस बात का प्रावधान करते हैं कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय महिलाओं हैं उनको अलग से हिस्सेदारी दिया जाएगा। पिछले साल हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मतलब क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया था। आज भी देखेंगे कि आपको पता हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ ST/SC के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी को देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझें। ठीक है, तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। और इस तरह से क्या होता है, समाज का विविधताओं को बढ़ता है, मतलब सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके के बारे में हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे अलग से। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यहाँ से व्यवस्था नहीं, यहाँ छोड़िए, यहाँ से लिखिए विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है ये हो जाता है कि यहाँ से कि देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव वाली व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी को देने के लिए की जाती है, यहाँ तक। और यहाँ से आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उचित हिस्सेदारी तक। तो जितना अंडरलाइन किए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला वर्ड भी, यहाँ से भी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा। आगे देखते चौथा पॉइंट वो कहता है कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले तरीकों के में भी लक्ष्य कर सकते हैं। जैसे कि लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता, लोकतंत्र भी नहीं कहलाएगा वो। तो समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। अभी हाल में ही क्या हुआ, चुनाव हुआ, देखे हैं आपने, आपके माता पिता वोट इसमें दिए हैं। ठीक है, पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे, यानी एक पार्टी के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सत्ता जो है बारी बारी से क्या होता है, बदलता रहता है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है और सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में भी सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपना सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बना करके ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करता है। तो दबाव समूह का मतलब यही होता है कि वो क्या करे, अपने लिए फ़ायदा करे, अपने जो सदस्य वर्ग है उनको लाभ पहुँचाए। ठीक है, ये हित समूह का मतलब यही है, दबाव समूह। ठीक है, इसका ही मतलब क्या है, दबाव समूह। ऊपर में जो वर्ड था ना, एक दबाव समूह किसे कहते हैं, तो दबाव समूह यही है कि एक सदस्य वर्ग में एक पार्टी के मजदूर वर्ग हो सकते हैं, किसान वर्ग हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये दबाव समूह बना सकते हैं और सरकार पर इस पर प्रेशर डाल सकते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले आपने किसानों का दबाव समूह देखा है। ठीक है, किसानों ने जब वो क्या बोलते प्रोटेस्ट कर दिया था, आंदोलन कर दिया था 2021 में, और अभी कुछ महीनों पहले, तो ये दोनों बार ये जो दबाव समूह थे वो किसके थे, किसानों के थे, किसानों ने दबाव डाला था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए दबाव समूह किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे कुछ MCQs जो आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप क्या कीजिएगा, आप अपना ये वाला जो पॉइंट है, क्या समझा क्या जाना में, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हो सकता है कि एक नंबर वाले क्वेश्चन में आए, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं।
फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, MCQ करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर में या फिर हम जो पढ़ाते हैं उस तरीके में कुछ बदलाव है, तो आप हमें कमेंट करके अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। या फिर आप हमको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या ऐड कर सकते हैं नया चीज़, या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें क्या बदलाव करना चाहिए, तो हम उसमें सुधार करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जल्द।